नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म होता है। तो नेशनलिज्म क्या होता है इसके बारे में समझिए। सबसे पहले तो नेशनलिज्म क्या होता है। देखो, नेशनलिज्म एक ऐसी इंटरनल फीलिंग होती है जो किसी कंट्री में रहने वाले लोगों को आपस में एकता के सूत्र में बांधती है या यूनाइट रखती है, ठीक है ना। तो नेशनलिज्म इज एन इंटरनल फीलिंग, एक क्या है, आंतरिक, इंटरनल आंतरिक फीलिंग है जो दैट बाइंड टुगेदर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इन यूनिटी। तो जो नेशनलिज्म है ये एक ऐसी भावना होती है जो किसी भी देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है, ठीक है। तो देखिए, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। इन्होंने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई, 4 पिक्चर्स बनाई, 4 फ्रेम्स बनाई, ठीक है ना। 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई। कब बनाई थी? 1848। याद रखना कब बनाई थी, 1848 में बनाई थी। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि कब बनाई थी ये, ठीक है ना। तो 1848 में बनाई थी। इसमें इसने क्या, किस तरीके से ये इमेज बनाई, तो in this he created his vision of a world called democratic and social republic। बहुत सी बार ये भी आ जाता है कि ये जो 4 चित्रों की सीरीज बनाई थी उसे क्या कहा जाता है, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन्हें कहा जाता है, इन चारों चित्रों की। और इनमें से एक जो चित्र दे रखा है, एक जो चित्र दे रखा है वो हमारे दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, ये वाला चित्र, ठीक है ना। ये चित्र दे रखा है। तो याद रखना, जो फ्रेडरिक सोरियो थे वो कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई थी। उनमें से एक चित्र हमारे यहाँ पे दे रखा है, ये वाला। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इस चित्र को, तो यहाँ पर बीच में एक स्वतंत्रता की देवी खड़ी हुई है, ठीक है ना। इधर ऊपर इनके साधु वगैरह जो है वो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके जो सेंट्स वगैरह है, इनके देवता इनको क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पूरा फिर भी मैं आपको अच्छे से छोटा करके बताता हूं। अब इस चित्र को ध्यान रख लेना, इसमें क्या कर रखा है। एक बार छोटा कर लेता हूं मैं और इसको, ये देखिए, छोटा करके आपको और भी बताने वाला हूं मैं अच्छे से। देखो इस चित्र में क्या है, जो पहले इन द फर्स्ट प्रिंट पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका आर सो इन अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये जो वाला, ये वाली जो ये है ना, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये जो मैंने आपको चित्र बता रखा है, इसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसे क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है इस चित्र को, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, यहाँ पे ये वाली लाइन लगी हुई है। अब इन लोगों को हम किसके माध्यम से पहचान सकते हैं? इनके फ्लैग के माध्यम से इन्हें पहचाना जा सकता है। और इनके कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं, उनके माध्यम से हम लोग इनको पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 1848 में जो फ्रेडरिक सोरियो था, इसने 4 प्रिंट्स बनाई थी, ठीक है। उसमें ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके सामने लोगों को निकलता हुआ दिखाया गया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इसके सामने से आगे निकल गया वो स्वतंत्र हो चुका है, या वो गणतंत्र हो चुका है, या वो आजाद हो चुका है राजाओं से, ठीक है ना, किंग से वो आजाद हो चुका है। अब यहाँ पर 2 देश, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो स्विट्जरलैंड है, उसको तो क्या दिखाया गया है इसके आगे ये आप देख सकते हो, दो फ्लैग यहाँ पे। अब जस्ट फ्रांस जो है ना, इसके पास अभी अभी पहुंचा है। और ऊपर से जो इनके साधु है, जो इनके सेंट वगैरह है, वो इनको क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। किनको? जो ये यहाँ के जो लोग हैं ना, इनको। और नीचे जब आप देखोगे ना ये वाली एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो राजा होते हैं, जो मोनार्क होते हैं, उनके बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे हथकड़ियां हो गई, उनके जो क्राउन हो गया, ये क्राउन वगैरह ये नीचे गिरे हुए हैं, मतलब आजाद, ये राजा से आजाद हो चुके हैं। अब जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, इसके हाथ में अपने को 2 चीजें देखने को मिलती है। आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक इधर मेंस का चार्टर है। एक तो ये जो आपको मसाल देखने को मिलेगी, ठीक है ना, मसाल देखने को मिलेगी, जो ये इंडिकेट करती है कि जो एनलाइटमेंट है, जो ज्ञान है, उसका उदय हो चुका है, ज्ञान का उदय हो चुका है।
और इधर आदमियों के जो राइट्स ऑफ मैन, मेंस का जो एक घोषणा पत्र आप देखने को मिलेगा यहाँ पर, अधिकारों का, राइट्स का एक घोषणा पत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक चित्र था जो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था 1848 में, ठीक है ना। अब इसको और भी अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो देखिए, इन द फर्स्ट प्रिंट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका आर शो इन अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी वाज रिप्रेजेंटेड एज अ फीमेल फिगर। देखो, अगर हम बात करें जो फ्रांस है, वहां पर जो लिबर्टी है, लिबर्टी को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था? एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। जो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि भारत को एक भारत माता का रूप दिया, उसी तरीके से फ्रांस में भी आजादी को किसका रूप दिया गया था? फीमेल फिगर का रूप दिया गया था, ठीक है। अब इसके एक हाथ में तो क्या है? एक हाथ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जिससे क्या साबित हो रहा है कि जो ज्ञान है उसका उदय हो चुका है, ठीक है। दूसरे हाथ में राइट्स ऑफ मैन, जो आदमी है उसके अधिकारों का घोषणा पत्र है, जो आदमी है उनके अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू इन लाई द ब्रोकन रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। मैंने बताया ना तुम लोगों को कि नीचे जो चित्र, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो चित्र था, उसके नीचे बहुत सारे राजाओं के जैसे हथकड़ियां टूटी हुई मिली, जो क्राउन है वो टूटा हुआ है। तो ये बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। इन द इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी वर्ड जो ये फ्रेडरिक सोरियो ने जो ये बनाया ना, ये एक इमेजिनरी था, काल्पनिक था, जिसे हम यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं। इसमें पीपल ऑफ ऑल नेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग। अब ये जो फ्रेडरिक सोरियो का जो ये माइंड, जो यूटोपिया था, जो काल्पनिक इमेजिनरी थी, इसमें लोगों को किस तरीके से पहचाना जा सकता है? तो दो तरीके से पहचाना जा सकता है, एक तो नेशनल कॉस्ट्यूम और दूसरा फ्लैग के थ्रू इनको पहचाना जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, एट द फोर फ्रंट अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश एज अ नेशन स्टेट। तो अगर बात करें हम लोग, तो अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड है वो पहले से ही क्या बन चुके हैं? नेशन स्टेट बन चुके हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1776 के आसपास रिवॉल्यूशन हुआ था, तब वो क्या बन गए थे? एक नेशन स्टेट बन गए थे। उसके बाद जो स्विट्जरलैंड है वो भी क्या बन गया था? नेशन स्टेट बन चुका था। अभी जो फ्रांस है वो जस्ट अभी अभी कहाँ पहुंचा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुंचा है। मतलब फ्रांस जो है वो भी बनने वाला है क्या? नेशन स्टेट बनने वाला है, ठीक है ना। अब हम आगे देखिए, इसके बाद फ्रांस के बाद हमारे को कौन देखने को मिलता है? जर्मन, जो ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग उनके पास है। इसके बाद ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड अदर्स, ये हमारे को देखने को मिलते हैं। किसके बाद? फ्रांस के बाद ये हमारे को देखने को मिलते हैं। फ्रॉम अबव, जो ऊपर की साइड में हमने देखा ना कि जो क्रिस्ट और जो उनके सेंट्स वगैरह है, वो इन सबको देख रहे हैं और उनको क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो सारा मामला चल रहा है उसको देख रहे हैं और क्या दे रहे हैं? उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इन 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो एक पावरफुल फोर्स के रूप में उभर के सामने आया। इसके थ्रू बहुत सारे जो नेशन स्टेट है उनका फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे जो नेशन स्टेट है वो बनाए गए। अब यहाँ पर हम दो डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो व्हाट इज नेशन, बहुत सी बार एग्जाम में आता है, ज्यादातर ये एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज नेशन, नेशन क्या है। तो यहाँ पर दो हम डेफिनेशन देखेंगे। एक तो देखेंगे अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने अपना एक लेक्चर डिलीवर किया था कहाँ पे? 1882 में सरबोन यूनिवर्सिटी में। वहां पर उन्होंने कहा था कि नेशन क्या है, उसके बारे में बताया गया था। तो उसके अनुसार जो नेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अनुसार नेशन जो है होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखने वाला है। तो व्हाट इज नेशन, नेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल, तो पहले हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सम पीपल, अदर जो लोग हैं वो क्या मानते हैं नेशन को। मतलब जो कॉमन पीपल है वो नेशन के बारे में क्या सोचते हैं या उनके अनुसार नेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल अ नेशन फॉर्म बाय कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन और टेरिटरी। लोगों का ये मानना है कि जो नेशन होता है वो एक तरीके की भाषा बोलते हो, एक तरीके के लोग रहते हो, या एक टेरिटरी हो, रिलीजन हो या
कॉमन लैंग्वेज हो, इससे क्या बनता है, नेशन बनता है। जबकि जो अर्नेस्ट रेनन है उनका मानना कुछ अलग है। अर्नेस्ट रेनन का मानना क्या है, रेनन के अनुसार नेशन क्या है, रेनन मानता है कि लॉन्ग एफर्ट हो, जो देश बनाने में कोई भी जो नेशन बनता है वो केवल कॉमन लैंग्वेज या कॉमन टेरिटरी या कॉमन आपका रिलीजन के माध्यम से नेशन नहीं बनता। वो मानते हैं कि वो नेशन बनाने में आपने जो लंबे समय से जो एफर्ट किए, वो जो सेक्रीफाइस किए, वो शेयर्ड सफरिंग, हीरोइक पास्ट, द नेम्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड शेयर्ड प्राइड एंड ग्लोरी, इनके माध्यम से जो नेशन है वो बनता है। तो नेशन की डेफिनेशन किसके अनुसार, रेनन के अनुसार तो ये है। और जो कॉमन मैन मानते हैं वो क्या मानते हैं कि जो नेशन है वो कैसे बनता है, सेम रिलीजन और सेम लैंग्वेज के माध्यम से बनता है। जबकि जो रेनन है वो क्या मानता है कि लॉन्ग एफर्ट, सेक्रीफाइस, शेयर्ड सफरिंग, ठीक है ना, हीरोइक पास्ट होना चाहिए, और जो ग्रेट लीडर्स है जिन्होंने जो बलिदान दिए वो, ठीक है ना, और जो ग्लोरी और जो प्राइड है वो होना चाहिए। इसमें ये कौन मानता है, रेनन मानता है। तो प्लेबिस्सिट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेनन द will of the people is very important in the making of a nation। तो ये एक हमारा जो ग्लोसरी है वो थी, आप देख लेना इसको, ग्लोसरी को। अब आगे चलते हैं हम, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। तो जो फ्रांस की क्रांति है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसका जो नेशनलिज्म है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखने वाले हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्लियर expression of nationalism came in 1789 with the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अगर पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है ये कि जो यूरोप में नेशनलिज्म का जो उद्भव है, नेशनलिज्म जो था वो सबसे पहले कहाँ पे आया, तो सबसे पहले आया था फ्रांस में। और किस रिवॉल्यूशन के साथ आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आया था। तो अब इससे क्या हुआ, जो 1789 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उससे क्या हुआ, तो उससे जो मोनार्की है, मोनार्की जो थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। मोनार्की का जो रूल था वो खत्म हो जाता है, और जो पावर थी वो किसके हाथ में आ जाती है, पावर लोगों के हाथ में आ जाती है। मतलब जो 1789 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, 1789 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें जो पावर थी वो पहले राजा के हाथ में थी, राजा शासन करता था। अब उसके पास से हटकर किसके पास में आ जाती है, कहाँ के लोगों के पास में, फ्रांस के लोगों के हाथ में आ जाती है, ठीक है, फ्रांस के लोगों के हाथ में आ जाती है। अब आगे देखिए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी द रिवॉल्यूशनरी टुक सेवरल स्टेप। तो लोगों में आपस में क्या बनाने के लिए, लोगों में आपस में एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, लोगों में आपस में एक आइडेंटिटी बनाने के लिए वहां के जो लोग थे, वहां के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, उन रिवॉल्यूशनरीज ने बहुत सारे आइडियाज लिए। कौन कौन से आइडियाज थे देखिए, तो उन्होंने किस पे एम्फेसाइज किया, आइडिया ऑफ फादरलैंड, ले पेट्री और द सिटीजन, ले सिटीजन के ऊपर की भावना जागृत करने की कोशिश की। किन लोगों ने, फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इस तरीके की भावना डेवलप करने की कोशिश की। और दूसरा, उन्होंने इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए, किसको, लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड किए। उन्होंने ट्राई कलर का फ्लैग अपनाया, जो पहले फ्रांस का रॉयल जो फ्लैग था उसको हटा दिया गया, राजशाही फ्लैग को हटा दिया, और एक नया जो फ्लैग था वो अडॉप्ट किया, जिसे ट्राई कलर फ्लैग कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्टेट जनरल होती थी पहले, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। आगे बात समझ में, जो स्टेट जनरल थी उसका नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया, और हुज मेंबर वुड बी इलेक्टेड बाय द सिटीजन। और जो ये नेशनल असेंबली थी, इसके मेंबर कैसे होंगे, इलेक्ट होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट किए जाएंगे। अब देखो, इसके अलावा हाइमन्स कंपोज की गई, ओथ्स ली गई, और जो जिन्होंने अपने प्राण जो गवाए थे आजादी के टाइम पे, उनको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। एस्टैब्लिश्ड इक्वल लॉज फॉर ऑल सिटीजन एंड इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो अब इसके अलावा सभी जो सिटीजन्स थे उनके लिए इक्वल लॉ बनाए, और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
लागू किया गया। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि सारी पावर जो है वो सेंटर के पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। जैसे अपने इंडिया में क्या हो रहा है, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है थ्रू स्टेट के माध्यम, स्टेट में जो पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है स्टेट में। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, पूरी पावर किसके पास रखी गई, केवल सेंटर के पास, केंद्र के पास रखी गई। ठीक है, अब इसके बाद जो इंटरनल ड्यूटीज थी वो क्या कर दी गई, अबोलिश खत्म कर दी गई, इंटरनल ड्यूटीज खत्म कर दी गई, और जो यूनिफॉर्म मेजर्स एंड वेट्स का सिस्टम लागू किया गया। पहले क्या होता था, जैसे फ्रांस के एक एरिया से दूसरी एरिया में जाते हो तो जो मेजरमेंट होता था वो चेंज हो जाता था, ठीक है ना, वेट चेंज हो जाता था। जैसे अगर अपन बात करें फ्रांस के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई आदमी जा रहा है तो बीच में जो स्टेट पड़ता है इसमें जैसे 1 किलो में यहाँ पे 900 ग्राम है, ठीक है। इस दूसरे स्टेट में 1 किलो में कितना इन्होंने मेजरमेंट वेट कर रखा है, 1 किलो में 800 ग्राम कर रखा है, इधर 700 ग्राम कर रखा है। तो ये साले अलग अलग इस तरीके से अलग अलग इनके मेजरमेंट से, तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म कर दिया किसको, मेजर एंड वेट को, ठीक है ना। और इनके अलावा जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। और जो रीजनल जो डायलेक्ट्स थी, जो रीजनल डायलेक्ट्स मतलब बोलियां, जो लोकल बोलियां थी उनको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, इनका यूज को कम किया गया, रिड्यूस किया गया। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमारे को चीजें देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है हमारे को, देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो डिक्लेयर दियर मिशन टू लिबरेट यूरोपियन फ्रॉम डेस्पोटिज्म। तो अब ये क्या करते हैं, जो फ्रांस के जो इस रिवॉल्यूशन में जिन्होंने भाग लिया है ना, वो क्या कहते हैं कि हमने फ्रांस को तो आजाद करा दिया मोनार्की से, अब हम पूरे यूरोप को आजाद कराने वाले हैं मोनार्की सिस्टम से। तो ये क्या करने वाले हैं, ये जो लोग हैं, अब ये व्हेन इवेंट्स इन फ्रांस स्प्रेड टू यूरोप, जैकोबियन क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मेनी सिटीज। जब फ्रांस का ये जो इवेंट हुआ, जो रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये जो खबर है वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। यूरोप में फैलने के बाद में जगह जगह पर जैकोबियन क्लब बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। अब जो फ्रेंच आर्मीज है वो मार्च करती है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। किसके लिए ये आइडिया ले जाते हैं, नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म का आइडिया ले जाने के लिए जो फ्रेंच आर्मी है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में जाती है, वहां पर लोगों को लिबरेट, मतलब लोगों को बोलती है कि नेशन स्टेट बनाना है, और ये इस तरीके से सारे एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं ये लोग। अब क्या होता है आगे, देखो, नेपोलियन एंड हीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए थे। तो जब नेपोलियन रिवॉल्यूशन के बाद जब नेपोलियन पावर में आया, जैसे रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, 9th क्लास में हमने ये पूरा पढ़ लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि जैसे डायरेक्टरी का रूल आता है, सबसे भ्रष्ट होती है, और डायरेक्टरी के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो पावर में आ जाता है। तो उसने, नेपोलियन ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए थे, यहां से हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ही एंडेड रिपब्लिक एंड रिस्टोर्ड मोनार्की। जब 1789 में फ्रांस क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था, मतलब 1791 के बाद में रिपब्लिक बन गया था। तो रिपब्लिक बनते ही उसने क्या, उसके बाद में हमने देखा था कि जैकोबियन क्लब ने बहुत सारे अत्याचार किए, फिर डायरेक्टरी का रूल आया, तो डायरेक्टरी भी बहुत ज्यादा भ्रष्ट थी। तो उसमें क्या होता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो डिक्टेटर बन जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। अब डिक्टेटर बनने के बाद उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। कौन कौन से, तो इसमें हमारे को देखने को मिलता है, ये जो रिफॉर्म किए थे वो 1804 में किए थे। कब किए थे, 1804 में किए गए थे, और इन्हें हम सिविल कोड ऑफ 1804 या द नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो अबोलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो लोगों को जन्म के आधार पर बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे उनको खत्म कर दिया गया। जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिले हुए थे लोगों को, उनको समाप्त कर दिया गया। एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कानून है, कानून के सामने इन्होंने क्या किया, इक्वलिटी, लॉ के सामने, कानून के सामने सभी क्या होंगे, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, ठीक है ना। चाहे जो लॉ
चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी ने भी अगर लॉ तोड़ा है ना, कानून तोड़ा है, तो उसको एक समान सजा मिलेगी। तो इसे कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको सिक्योर किया गया। जैसे किसी ने प्रॉपर्टी बसाई तो वो इंडिविजुअल लोग की रहेगी, ऐसा नहीं है कि उसको सरकार हड़प ले, ऐसा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, सिक्योर टू राइट टू प्रॉपर्टी। एंडेड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म जो है वो खत्म कर दिया। फ्यूडल मतलब होता है सामंत, सामंत जो फ्यूडलिज्म है उसको खत्म कर दिया। सामंत क्या होते हैं, देखिए जैसे ये किंग है, यहाँ पर राजा है, ये राजा अपना एरिया चलाने के लिए बहुत सारे अपने फ्यूडल जो अपना सामंत जो है वो नियुक्त करता है अलग अलग एरिया में, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4। फिर ये फ्यूडल्स क्या करते थे, राजा को, अगर राजा कोई युद्ध में जा रहा है तो इसको सेना, आर्मी प्रोवाइड करते थे, और ये लोग इसको, राजा को टैक्स वगैरह भी देते थे। तो इसने क्या कर दिया, ये फ्यूडलिज्म है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड फ्यूडल ड्यूटीज, जो फ्यूडल्स थे ये किसानों से खेती करवाते थे और इनको लोन वगैरह देते थे, पैसे देते थे बहुत हाई रेट पे। तो ये भी क्या कर लिया इन्होंने, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखिए, अब क्या होता है, तो फ्यूडल ड्यूटीज वगैरह खत्म कर दी। ठीक है, अब फ्यूडल ड्यूटीज और सर्वडम जो फ्री में काम करवाते थे वो सारी तो क्या कर दी, खत्म कर दी इनके द्वारा। किनके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। अबोलिश गिल्ड सिस्टम, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, जो टाउन, जो शहर होते थे, टाउन होते थे, टाउन में गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो क्या कर दिए, खत्म करते हैं। गिल्ड क्या होते हैं, देखो मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे गेहूं बेचने वाले, जो गांव से किसान गेहूं बेचने जाते थे, तो एक बहुत सारा संघ बने होते, गिल्ड मतलब संघ बने हुए थे, यूनियन बने हुए होते थे। तो किसानों को जबरदस्ती इस गिल्ड या इन लोगों के पास ही क्या बेचना पड़ता था, अपना सामान बेचना पड़ता था। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना पुष्पा मूवी में वो जो रेड लाल चंदन बेचता है, तो वो एक गिल्ड टाइप वर्क करता था। तो इनके पास ही क्या बेचना पड़ता था, सामान बेचना पड़ता था, और जो सामान की रेट थी ये गिल्ड ही फिक्स करते थे। किसानों को बहुत ज्यादा लॉस होता था इससे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ये जो गिल्ड सिस्टम है ये भी क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। और इसके साथ ही इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। इसके द्वारा, जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसके द्वारा नई रेलवे लाइंस वगैरह बनाई गई, रेलवे लाइन बनाई गई। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एंड कॉमन नेशनल करेंसी, इसके द्वारा क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं हमें, और नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए, जो नेपोलियन था इसने ये सारी चीजें की, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुए, तो जो बहुत सारी जगह है उस वहां पर फ्रेंच आर्मी जो थी उसको वेलकम किया गया, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। ठीक है, और दे वर सीन एज स्प्रेडिंग द गिफ्ट्स ऑफ फ्रीडम। अब बहुत सारे एरिया में तो लोगों को लगा कि ये तो हमारे को आजाद कराने आए, हमारे मसीहा आए। ठीक है ना, लेकिन बहुत सी जगह पर हमारे को नेगेटिव जो इम्पैक्ट थे वो भी देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या देखने को मिलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट में हमारे को देखने को मिलता है कि जो टैक्स थे वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं, नेपोलियन के द्वारा टैक्स बढ़ा दिए गए। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, जो सेंसरशिप थी वो इम्पोज कर दी गई। इसके अलावा पीपल, जो लोग थे उनको मिलिट्री में कंपल्सरी जो सेना थी उसमें भर्ती किया गया। ठीक है ना, क्योंकि जो नेपोलियन था उसका जो विजन था वो पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था। तो अब कॉन्कर करना है तो अब उसको पैसा भी चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि आर्मी में लोग चाहिए, तो पैसा लेंगे आर्मी वाले, तो इसलिए उसने टैक्स बढ़ाए। अब इसके साथ सेंसर से, अब जैसे ही लोग नेपोलियन के बारे में गलत बोलने लगे तो उसने सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या कर दी, मतलब अगर आपको कोई भी न्यूज चलानी है तो न्यूज चलाने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सेंसर करना पड़ेगा, उसकी जांच करवानी पड़ेगी कि ये सही है या नहीं है, मतलब आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू।